जब पैसा और शोहरत दोनों आ जाता ना, फिर हम इंसान को जानवर समझते हैं। मुझे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो इसका वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा? मुझे कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। डज नॉट मैटर। माई हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, माई मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा तुम्हें एमफिल करवाया, तुमने जाके साड़ी पहन ली है। मोहब्बत हमने छोड़ दी, लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, क्यों इतना मतलब गहरा सम खाया आपने? मज़े की बात बताऊं, हाँ, खुल मुझे के मोहब्बत बताएं। होती नहीं है। होती नहीं है? होती नहीं है। अभी तक नहीं हुई? मेरा दिल भर जाता है। मुझे एक लड़की ने पूछा आप फीमेल हैं? अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है, लिविंग एग्जाम्पल, कि जिनके पास बड़ा पैसा ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं से दिल में गॉड के साथ कनेक्टेड है। मरियम नवाज की रिसेंटली जो सर्जरी हुई है ना, ओके। वो सर्जरी मेरे ही रेफरेंस से हुई है और मैंने उसमें सब्सिडी प्रोवाइड किया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं ओके। कर पा रही थी वो सर्जरी। ओके, आपने कितना सब्सिडाइज किया है? मैंने उसको $15 million। ओह, $15 million। एंड ऑल्दो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स जस्ट बिकॉज के मैंने उसको सब्सिडाइज किया है। ओके। और इस वजह से चूंकि उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे और उसको ओपीडी में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, इसलिए मेरा जो अपना ज़ाती घर है यूके में, मैंने वहाँ पर उसको ठहराया और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अस्सलाम वालेकुम, अराफात टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात, और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं आरजे अमीर हमज़ा। आरजे अमीर हमज़ा किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और यूनिक माइक्रो फिल्म्स के फोरम से आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं इनके कंटेंट को बहुत पसंद करता हूं। आपने यूनिक माइक्रो फिल्म्स में एक सास का, अरूबा का या रिच मॉम का कैरेक्टर देखा होगा। इतना शानदार कंटेंट होता है कि आप इस कंटेंट को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट क्रिएशन को, और वो लोग के जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाह रहे हैं वो करियर प्रोग्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट ब्रदर, हाउस यू? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट्स प्लेयर बीइंग हियर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं ज़बरदस्त, वंडरफुल एज़ यूजुअल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अमीर हमज़ा, इट्स बिन सो लॉन्ग के मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, और एज ए सेड अर्लियर इन माय इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स के आपका कंटेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, और इतने डिप्रेसिव इन्वायरमेंट में कि जब एवरीबॉडी इज़ वरीड, एवरीबॉडी इज़ अंडर स्ट्रेस, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, आई मीन आप का कंटेंट जब देखते हैं तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल। और मैं अभी बिहाइंड द सीन अपने स्टाफ से भी बात कर रहा था कि जहाँ पे आपको हर वक्त मनफी खबरें सुनने को मिलती हैं, कहीं पे आपको किडनैपिंग की खबर मिल रही है, कहीं पे आपको कार एग्जैक्टली। एक्सीडेंट्स की खबरें मिल रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में आपको एक खबर मिली कि कैसे प्रोविंशियल मिनिस्टर ने गरीब लोगों को अपनी निजी जेल में रखा हुआ था, और बिल्कुल। उन लोगों को कत्ल किया गया। तो इस सारे के सारे डिप्रेसिव माहौल में लोगों को हैप्पीनेस चाहिए, लोगों को खुशी चाहिए, लोगों को ऐसा कंटेंट चाहिए कि जब आप उस कंटेंट को देखें तो आपके चेहरे पे मोनालिसा जैसी स्माइल आ सके। तो एग्जैक्टली। इट ऑलवेज लव टू सी योर कंटेंट। तो थैंक यू। मैं ये चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपनी जर्नी को डिस्कस करें, बिकॉज ठीक वी है। यूज़ टू सी के जो भी कामयाब लोग हैं, हमें उनकी लाइफ की सिर्फ ब्राइट साइड दिख रही होती है। तो इंशाल्लाह। नो बडी वांट यू टू नो द डार्क साइड ऑफ देयर लाइफ, बिल्कुल। जो उनकी लाइफ की जर्नी है, जो उनकी लाइफ में चैलेंजेस थे, मसाइल थे, हम्म क्राइसिस हम्म थे, कोई भी उनको डिस्कस नहीं करता, और हम्म वो चीज़ें सामने भी नहीं आती। तो हम्म मेरी हमेशा से एक अप्रोच रही है कि जो भी कामयाब लोग हैं जो मेरे पॉडकास्ट में आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी जर्नी को हम डिग डाउन करें, ताकि जो हमारी यूथ है उनको एक हम्म इंस्पिरेशन मिल सके, और यूथ को पता चले कि जब भी आपको इज्जत, शोहरत और दौलत की सूरत में कामयाबी मिलती है तो वो एक दिन की मेहनत नहीं होती, वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं हम्म होती, बल्कि उसके पीछे एक कंपाउंड इफेक्ट होता है, एक लंबी जर्नी होती है कि किस तरह एग्जैक्टली। आप स्ट्रगल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली। तो जो आज का आरजे अमीर हमजा है, जिसकी मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है, जो ब्रांड्स के लिए काम करता है, और जब लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट किया हम्म जाता है, तो
कब स्टार्ट की कब आपने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की कंटेंट क्रिएशन की तरफ, और आई मीन कब आपने फैसला किया कि यार मैंने एज एन आर्टिस्ट अपने करियर को आई मीन स्टार्ट करना है और फिर इसमें करियर प्रोग्रेशन करनी है? अच्छा, आपका क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कब आपको लगा कि मुझे एज एन आर्ट स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यहाँ से मैं शुरू करूँगा कि जब एक आर्टिस्ट पैदा होता है ना, तो उसकी जितनी भी लर्निंग होती है या एक्टिविटीज़ होती हैं वो बचपन से ही उसमें नज़र आ जाती हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि यार हमने आर्टिस्ट बनना है, तो आर्टिस्ट बनने के लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड है? तो मैं कहता हूँ देयर इज़ नो स्किल रिक्वायर्ड, इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन गॉड। बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेड्स होती हैं। ट्रेड्स होती हैं। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरी जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे पास ढेर लगा है, स्कूलिंग में भी, उसके बाद कॉलेज लेवल पे भी, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, हर तरह से हर जगह आगे आगे आगे, कोई भी आर्ट की फील्ड है उसमें से सबसे आगे। तो मैंने जो है ना वो स्टार्ट बेसिकली किया था रेडियो से। ओके। रेडियो आवाज़ 106 FM तभी गुजरांवाला। आप इतने खूबसूरत अंदाज से अभी बोल रहे हो, आपकी आवाज़ में वो उतार चढ़ाव और वो एक सुर नज़र आ रहा है। तो मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन मुझे बड़े मज़े की बात है कि याद है कि एक क्यू लगी हुई थी, ओके। और उस क्यू में मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग थे तब जो, एज कितनी थी आपकी? तब मेरी एज थी 16। ओके। तब मैं ऑडिशन के लिए गया, उन्होंने कहा आप तो बहुत छोटे हैं, हम्म। यू कांट हैंडल द पैनल इवन। ओके। तो मैंने कहा मैं कर लूँगा, आप मुझे एक दफ़ा माइक के सामने बिठाएं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग पे रखा, अच्छा। और ट्रेनिंग पे मेरी सैलरी थी 145 पर शो। 145 रुपीज़ पर ओनली शो पर पर शो शो। और पर ये किस ईयर की बात कर रहे हैं? 60 ये हैं, आप लगा लें तब मेरी उम्र 16 साल थी। नाउ आई एम 27। ओके। तो इट्स बैक इन लाइक 2013 2012। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट सेक्टर में ना वैसे ही बड़े पैसे कम देते हैं। पैसे कम देते हैं। मैंने कहा बस आप मुझे रख लें किसी तरह, और वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था। ओके। बट इट वॉज अ पैशन, लेकिन एक चाहत थी कि कोई आर्ट की फील्ड में किसी तरह बंदा घुसे तो सही। हाँ बिल्कुल है। मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की। आरजे ईमान थी, उन्होंने मुझे सिखाया पैनल कैसे चलाना है, बोलना क्या है, मैसेज कैसे सीन करने हैं, कॉल्स कैसे रिसीव करनी है, वो मैंने सीख लिया। ओके। उसके बाद मेरी सैलरी लगी 225 पर शो, हम्म। और महीने के 8 शो थे, तो ये टोटल बनता है 1800। मैंने वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद की जो स्ट्रगल थी ना, वो इतनी स्ट्रेसफुल थी ना कि वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आपको बयान करना चाहिए। एज आई सेड अर्लियर के यार हमेशा हम सोसाइटी की ब्राइट साइड को दिखाते हैं, हम कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज को दिखा रहे होते हैं, लेकिन उस सक्सेस स्टोरी में वो जो स्ट्रगल है वो कहीं हम छुपा देते हैं। बिल्कुल। और मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कई कामयाब लोगों से जब बात करता हूँ या मैं उनसे कहता हूँ ना कि आप पॉडकास्ट में खुलेआम अपनी जो भी जर्नी है उसको डिस्कस करें, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो अपनी लाइफ की डार्क साइड है वो हमने डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो डार्क साइड है वो आपकी पर्सनैलिटी के ग्रे एरियाज को, आपकी वीकनेसेस को शो कर रही होती है। और फिर ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये है कि लोग आपको कामयाब देखना चाहते हैं, लोग आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते कि आप अपनी उन चीज़ों को डिस्कस करें। और हमेशा इंसान की कोशिश यही रही है कि इंसान फॉलो भी उसी को करता है कि जिसको वो किसी न किसी हवाले से एक बेंचमार्क समझता है। अच्छा, मेरा बड़ा शौक था एनसीए पढ़ने का। ओके। जब मेरे एफएससी में नंबर आए 590 आए 1100 में से। 1100 में से 590 अच्छा, एफएससी प्री ये ज़रा कोई इंजीनियरिंग अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे बच्चे लगते हैं जो नंबर कम लेने वाले नंबर होते कम हैं। लेने। अच्छा, तो मेरा इसको विश थी कि मैं एनसीए जाऊं, वहाँ पे एक्टिंग या मीडिया आर्ट्स की तरफ जाऊं और आगे बढ़ूं। लेकिन चूंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उन्होंने कहा कि वी कांट अफोर्ड योर हॉस्टल एक्सपेंसेस और एनसीए की फीस एंड ऑल दैट, गैजेट्स वगैरह। तो मैंने वो प्लान कैंसिल किया। देन आई गॉट एडमिशन इन यूसीपी लाहौर ओके। एज अ बीबीए स्टूडेंट। तो वो कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना मास्टर्स किया इक्वलेंट टू एमफिल इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट साइंसेस वाह, फ्रॉम ज़बरदस्त जीसीयू लाहौर। ज़बरदस्त। अच्छा एक सेकंड, यहाँ मैं आपको टोक रहा हूँ।
कि यार जनरली जब भी हम आर्टिस्ट को देखते हैं या जब भी हमें कोई एक्टर नज़र आता है, कोई कंटेंट क्रिएटर नज़र आता है, तो हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि यार ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो आप तो माशाल्लाह बता रहे हैं कि यू हैव डन योर एमफिल इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट साइंसेस, राइट? तो आजकल तो इस डिग्री की वैसे ही बड़ी डिमांड भी है एग्जैक्टली। और आई मीन इट्स अ टफ जर्नी कि आप स्टडीज़ के साथ साथ अपनी सारे पैशन को भी साथ साथ लेके एग्जैक्टली। चलें। अब एमफिल के दौरान ना मैंने लाहौर का कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं छोड़ा अच्छा। जहाँ पर मैंने ऑडिशन न दिया हो। मेरा वेट था तब गालिबन 50-52। ओके। तो मुझे रिजेक्शन मिलती थी कि यार आपका हाइट ठीक है लेकिन आप यू आर नॉट मस्कुलर, यू आर नॉट हेल्दी। तो उनको कहना था कि भाई इस उम्र में ऐसे ही होते हैं, अब आई मीन ऐसे तो नहीं है ना कि मैं बहुत हेल्दी हो जाऊं और ये तो फिटनेस है आपकी। देखें अभी ऐसे ही है। मैं और आप, चले मुझे आपका तो नहीं पता लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं कोई भी चीज़ खाने से पहले सोचता हूँ कि मुझे ये खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इसमें कैलोरीज कितनी है और ये मुझे ओवरवेट ना करे। ऐसे ही लेकिन है। देयर वाज अ टाइम कि जब मैं टीनेज में था तो मैं कहता था कि काश मेरा आई मीन ना बॉडी मस्कुलर हो जाए और मैं दबा के खाता था। तो काश हमें कोई उस वक्त बताता कि यार लाइफ के हर चैप्टर को एंजॉय करें और अपने आप को एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्ट करें। मोटापा, ये स्लिमनेस, ये सारी चीज़ें आपने आई मीन एक अपनी एज ब्रैकेट के हिसाब से खुद ब खुद डेवलप हो खुद रही ब होती खुद हैं। आपने डेवलप जस्ट करनी। थोड़ी सी अपनी आई मीन लाइफ स्टाइल को मेंटेन तो करना मैंने होता है। ऑडिशंस बहुत ज़्यादा दिए और हर ऑडिशन पे मैं रिजेक्ट ही हुआ। सिर्फ ये फिजिक की वजह से। नहीं, लिंक्स की वजह से भी। आपको पता है नेपोटिज्म चलता है। हाँ, नेपोटिज्म चलता है, नेपोटिज्म चलता है कि फेवरेटिज्म। लिंक्स चलते हैं। ऊपर से आप अगर आप V8 में आए हैं तो तब भी आपका एक टैका होता है। अच्छा, मुझे जो हमज़ा आपकी जो सबसे खूबसूरत बात लगती है ना, आप सोसाइटी की जो बिटर रियलिटीज़ है ना उसको बेहतरीन अंदाज में एक्सपोज करते हैं। ऐसे ही आप है। कोई लिगी लिपटी नहीं रखते कि जी शुगर कोटेड बात करना। बिल्कुल। बिल्कुल, ये आपने मिलियन डॉलर की बात की है कि लोग आपके स्टेटस को देख के, स्टेटस को आपकी देख। गाड़ी कैसी है, आपने लिबास एग्जैक्टली। कैसा पहना है, आपकी रिस्ट वॉच कैसी है, इवन आपका मोबाइल देखा जाता है। आपका स्टेटस देख के तो लोग फिर फैसला करते हैं कि मैंने इस बंदे से अपना तारुफ करवाना है या नहीं करवाना है या करवाना, नहीं मैंने इससे करवाना। ताल्लुक मेंटेन रखना है या नहीं रखना। सो दिस इज़ अ बिटर रियलिटी। तो उसके बाद मैं साथ साथ लाहौर में परफॉर्म करता था प्राइवेट इवेंट्स। ओके। ठीक है। उसके बाद गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक इवेंट हुआ, वहाँ पे मैंने जोकर के एक्ट पे एक सैड रोल प्ले किया जो एंड में सुसाइड कर लेता है सोसाइटी के रवैयों ब्लेम को देख के। ब्लेम जो उसको सोसाइटी करती है। वो बड़ा हिट किया। अच्छा। उसके बाद फिर गिफ्ट यूनिवर्सिटी में मैंने 3-4 इवेंट्स किए। मैंने एक प्ले किया गिफ्ट यूनिवर्सिटी में जिसमें हाफ मैंने लड़कियों वाला फेस बनाया और हाफ लड़कों वाला। और सेक्सुअल हरासमेंट पे मैंने किया हाँ, कि वर्क। इस पे हमदा हमने बकायदा एक पॉडकास्ट भी करना है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंशाल्लाह। पे और बुलिंग पे, फिजिकल बुलिंग पे। सेक्सुअल अब्यूज़ पे तो हमने किया था, लेकिन वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट पे हमने बकायदा एक करना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ये चीज़ बड़ी तो कॉमन है। उस पे मैंने एक कवर के साथ एक फीमेल आई है और उससे क्या क्वेश्चनिंग कर रहा है मेल। तो हाँ। वो मैंने 1 मैन शो किया था, वो बड़ा हिट किया, उस पे मुझे प्राइज़ मिला। उस दौरान ना अली और समी जो हमारे पार्टनर हैं वो मेरी इन परफॉर्मेंसेस को देखते थे। ओके। तो वो कहते थे कि यार यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन चैनल। ओके। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आई डोंट हैव इनफ बजट टू स्टार्ट माय ओन चैनल। टू हैव द गैजेट्स। गैजेट इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टीम। यस, यस। तो उन्होंने कहा लेट्स वर्क टुगेदर। वो जो सिनर्जी एक आपने बिल्ड करने का प्लान किया। ब्लेंड कर वो स्टार्ट हो गया। हम्म। उस पे अच्छा परफॉर्मेंस होती गई होती गई होती गई होती गई और वो बूस्टअप हो गया इन कोविड। जबरदस्त। कोविड में वो एक ब्रेक थ्रू मिला और यूनिक माइक्रोफिल्म्स जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया। जबरदस्त। तो वो ऊपर जाने के बाद मैं उनके साथ अटैच हो गया। और आप यकीन करें, मैं एक चीज़ यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। जब आप किसी को देख के इम्प्रेस होके ये सोचते हैं ना दैट ही इज़ हैप्पी एंड ही इज़ स्टेबल इन लाइफ, तो इनकी तो लाइफ सेट है। या आप ये सोच लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता। अगर इसके टिकटॉक पे ये वायरल है, इसके 3-4 लाख एक वीडियो पे लाइक हैं, तो यार ये तो मैं तो नहीं ये कर सकता। मज़े में है ये। हाँ, मज़े में है और ये मैं नहीं कर सकता। दैट इज़ योर वीकनेस, यस, दैट इज़ एन एक्सक्यूज़। यस। इसको हम कहते हैं
इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस हम्म। कि आप कंफर्ट जोन में रहने के लिए कंफर्ट आपका जोन माइंड आपको इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस देता है कि नहीं, तेरे पास 14 प्रो मैक्स होगा तो फिर तुम वीडियो बनाओगे, तुम्हारे पास नाइकी के जॉगर्स होंगे तो फिर तुम वॉक स्टार्ट करोगे, ऐसा तुम्हारे ही है, पास स्टडी टेबल होगा तो फिर तुम पढ़ाई करोगे, ऐसा जब ही तक है। एनसीए लम्स में तुम्हारा एडमिशन नहीं होएगा तो तुम फलान डिसिप्लिन में अपनी स्टडी को नहीं स्टार्ट करोगे। तो ये बेसिकली इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस होते हैं, और एक्सक्यूजेस हम होते हैं। कभी भी बूट स्टेपिंग के बारे में नहीं सोचते कि यार जो वसाइल हैं आप उनसे स्टार्ट कर लें और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करें। तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लग गई, हम्म। लेकिन उसके साथ साथ मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा तुम्हें एमफिल करवाया, तुमने जाके साड़ी पहन ली है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या अब्बा जी की तरफ से आई अब्बा जी की तरफ से आई थी, उन्होंने कहा यार इनू एमफिल ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ 'ਚ नहीं ਬੈਠੇਗਾ। तो मुझे बताओ कि ये जब आपने यूनिक माइक्रो फिल्म्स में कोविड-19 में ये सारी रिकॉर्डिंग्स और ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, तो वो कौन सा दिन था या कौन सा मोमेंट था कि अब्बा जी ने कोई फेसबुक खोला या मामा ने, उन्होंने देखा कि साड़ा पुत्र जड़ा है ना वो औरतां वाली एक्टिंग कर रहा है? मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अच्छा, बिकॉज ज़बरदस्त। मेरी मदर जो है वो शायरी लिखती हैं। ज़बरदस्त अदब से ताल्लुक़ है हाँ तो। जी, तो वो इस चीज़ को, वो ये चीज़ें अपने कॉलेज लेवल पे करती थी। ओके, शी इज़ ग्रेट, एमए उर्दू, माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। वो ये चीज़ें अपने कॉलेज में करती थी। उन्होंने मुझे कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इसको करो, हम्म। ठीक है। लेकिन अब्बा जी कहते थे तू इनू सपोर्ट किया है तां है कुड़ियां ले नहीं कम। तो मुझे ये बताओ कि अब्बा जी ने को फेंटा शेंटा तो नहीं लगाया? नहीं ऐसा जो बेबी नहीं। बूमर्स है ना, हाँ, जो नहीं, है बट वो मुझसे रवायती। नाराज़ हो गए एक टाइम के लिए, और एंड दैट वाज अ वेरी हार्श मोमेंट फॉर मी, हाँ, कि वो मुझसे मतलब बात नहीं करते थे कई कई महीने। उन्होंने अच्छा, मुझसे सलाम तक नहीं ली। ना ईद करो। ईद आई वो मुझे मिले नहीं। नहीं तो आप उनको मनाते नहीं थे? मैंने उनको कोशिश की कि मैं उनको समझाऊं कि दिस इज़ अ फील्ड, दिस इज़ एन आर्ट। यस। तो वो आगे से मुझे कहते थे कि फिर मेरे पैसे क्यों ज़ाया किए पढ़ाई के ऊपर। वैसे मुझे हमज़ा, मैं अगर आई मीन रैशनैलिटी के साथ बात करूं तो आपको वैसे किस हकीम ने कहा था कि जब आपको पता था कि आपका शौक किस तरफ है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में और मैनेजमेंट साइंसेस में डिग्री करें? टीचिंग इज़ ऑल्सो माई पैशन। ओके, ओके, तो आप फिर इस फील्ड में टीचिंग भी कर रहे हो? अभी करंटली, आई मीन ये मैनेजमेंट साइंसेस। हाँ जी, इसमें मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। ओके, फिर ठीक है। नहीं, इट्स फाइन कि आप अपने पैशन को और और अपने जो एक प्रोफेशन है जहाँ से आपका ब्रेड एंड बटर आप विन कर सकते हैं, आप इन दोनों चीज़ों को पैरेलली लेके चलें। और मैं हमेशा हमजा एक बात किया करता हूँ, वो हेक्टर गार्सिया ने बड़ी अच्छी किताब लिखी इकिगाई। बेसिकली इस किताब का जो मेन थीम है वो ये है कि जो जापानीज़ कौम है वो क्यों इतनी खुश रहती है, वहाँ पे लोग इतनी लंबी उम्र क्यों पाते हैं। वहाँ का एक गांव है ओकिनावा, तो वहाँ के लोगों की उम्र 100 साल 125 साल से भी ज़्यादा है, और वो लोग बहुत खुशगवार ज़िंदगी जीते हैं। दे लिव अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ। तो वो जो रिसर्चर है उसने अपनी फाइंडिंग्स ये दी कि बेसिकली वो लोग इसलिए खुश रहते हैं कि एक तो उनकी लाइफ में मीनिंगफुलनेस है, वो बामकसद ज़िंदगी जीते हैं, और सेकंड थिंग उनका जो पैशन और प्रोफेशन एक रहता है। आई मीन वो काम करते हैं जिस काम का शौक उनके अंदर होता है, और फिर आपको आपका काम नहीं लगता, आपका नाम काम आपको स्ट्रेस नहीं देता। बिल्कुल। तो उसमें उसने एक फ़लसफ़ा बताया कि भाई आपने ना 4 चीज़ें याद रखनी हैं अगर आपने अपने करियर को आई मीन करियर प्रोग्रेशन करनी है, या आप चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपको हैप्पीनेस से, आप उस काम को करते हुए टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाएं और आपका दिल करे कि आप हर लम्हा उस काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर करो। तो आप ये देखो कि जो काम आप कर रहे हो उस काम को करने के हवाले से आपके अंदर वो स्किल और टैलेंट है, पहले तो आप ये देख लो। ऐसा ना हो कि आप गाना गाना चाहते हैं और आप गाते हैं और लोग भाग जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो स्किल देखें। दूसरा ये देखें कि क्या उस काम से आप पैसा कमा सकते हो। वी हैव टू सी कि भाई कितने % रेशो है कि आप इस करियर में पैसा भी बना सकते हो। और फिर आप देखो कि जो चीज़, जो शौक आपका है, क्या मार्केट में उसकी डिमांड भी है, क्या वो चीज़ आपको पैसा दे सकती है। तो जब ये 3-4 फैक्टर्स का जवाब आपको हाँ में मिले तो फिर आप वो काम कर लो। बिल्कुल। और अगर
अगर आप समझते हैं कि आपका शौक आपको पैसा नहीं दे सकता, तो फिर आप पैसे के लिए कोई और काम कर लें, लेकिन शौक को जिंदा रखें। तो आपने फिर दोनों चीज़ों को कैरी किया। दोनों चीज़ों को कैरी ज़बरदस्त। किया। और मैं आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ओके। काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से है, और मैं एक अकेला भाई हूँ। अच्छा, इकलौते हैं, तो फिर तो घर वालों की एक्सपेक्टेशंस डबल हो जाती डबल हो हैं। जाती हैं, तो फिर मुझे दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। ओके। ठीक है। और एज एन एक्टर अगर मैं आपको ये बात बोलूँ ना कि एक करियर जो है एक्टर का, दैट इज़ टू स्ट्रगलिंग इन पाकिस्तान, बात कर लें आप, या आउटसाइड पाकिस्तान बात कर लें। वैसे हमज़ा, जो स्ट्रगल है ना वो मैंने हर जगह पे देखी है। मैंने एक किताब पढ़ी, परन्याका चोपड़ा ने लिखी थी वो किताब, मेरे जहन में ना अभी उस किताब का टाइटल नहीं आ रहा। तो बेसिकली उसने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसकी सारी डायनामिक्स को डिस्कस किया है, उसकी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को डिस्कस किया है, नेपोटिज्म को डिस्कस किया है। उसने डिस्कस किया है कि किस तरह जो सीनियर एक्टर्स हैं वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और किस तरह जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए चैलेंजेस होते हैं, किस तरह आई मीन आप एथनिसिटी की बेस पे, आप रिलीजन की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। तो शी हैज़ टॉक्ड सो मच एज यू आर टॉकिंग कि भाई बहुत स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल मेरे ख्याल से हर फील्ड में है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि मेरी फील्ड में बहुत स्ट्रगल है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो हर बंदा अपने अपने चैलेंजेस लेकिन बता रहा होता है। एक्टिंग का स्टिल एक गैप है। ओके। ठीक है। और वो गैप इस तरह से है कि आप एक्टिंग को एक लॉन्ग लाइफ करियर नहीं समझ सकते। तो एक्टिंग जो है ना उसमें स्टिल एक गैप है, क्योंकि आप एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं ले सकते। एक ड्रामा मिला, फॉर एग्जांपल 15 लाख का मिल गया, 10 लाख का मिल गया, 8 लाख का मिल गया, अगला मिला, उसके बाद क्या? ऐसे ही है। एक्टर जो है, आप अगर एक्टिंग करते हैं उसके साथ आपका साइड बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिससे आपको फिक्स अमाउंट आ रही है। पैसिव इनकम। एक्टिंग से घर नहीं चलते। लोग यहाँ पे समझते हैं कि शायद हम एक्टर बनेंगे तो हमारे घर चलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा गलत है। दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। आज मेरा नाम है, आज लोग मुझे जानते हैं, और फाइनली एक लाइफ में एक ऐसा मोमेंट मुझे पता है आना है कि लोग मुझे जानना छोड़ देंगे। ये हर एक्टर की लाइफ में होता है। बिल्कुल। और मैंने हमज़ा ऐसे लेजेंड्स को देखा है कि जो बेचारे अपने घरों में बीमार पड़े हुए हैं और कोई उनका हाल तक पूछने के हाल लिए तक तैयार नहीं है, कोई उनकी तीमारदारी करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक जुमला हम बोलते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम, कि जब एक एक्टर अपनी पिनिकल लेवल ऑफ फेम को अचीव करता है कि उसका एक नाम होता है और यही सारी चीज। दुनिया आपके पीछे होती है, अच्छा, अब सेल्फी लेने के लिए तैयार होती है, लेकिन एट द मोमेंट आप स्क्रीन से आउट हुए हैं और कोई आपका पूछने मैं वाला आपको नहीं एक बात होता। बताता हूँ। अब बहुत बड़े कॉमेडियन थे इधर गुजरांवाला के, नाम नहीं लूंगा, फोत हो चुके हैं। उनका एंड ऐसा था। ठीक है, आप मैं समझ समझ गए गया होंगे हूँ। जी जी। क्यों बल्कि था। यार आप नाम लें ताकि लोगों को पता चले कि जिन लोगों को हम आइडियलाइज करते थे, जिनकी हम बब्बू ब्राल परफॉर्मेंस देख साहब, के, बब्बू यस, ब्राल साहब की बब्बू मैं बराल एग्जांपल साहब दे रहा जिनकी हूँ। परफॉर्मेंस देख के लोग कह के लगाते कह थे, के तो वो लगाते कितनी थे। कुसम अब पसी क्यों, की आलम अब में। अब क्यों उनका एंड क्यों बुरा हुआ? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि उन्होंने जितना पैसा कमाया उड़ा दिया, अपना साइड बिजनेस कोई कहीं ऐसा नहीं इन्वेस्ट नहीं बनाया, किया। फिर एंड पे आके उनको लोगों से मांगना पड़ा। अब हम जितने बड़े बड़े टीवी एक्टर्स को देखते हैं, दे आर वेल फाइनेंशियली स्टेबल। यस। वो अगर 15-30 लाख एक ड्रामे का लेते हैं तो उनके साइड बिजनेसेस चलते हैं। किसी ने कोई ब्रांड लॉन्च कर लिया, ब्रांड किसी ने लॉन्च कोई कर लिया, कैफे, किसी ने कोई रेस्टोरेंट, और इस किस्म के देयर आर सो मेनी सो मैनी साइड थिंग्स। बिजनेसेस आर, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कल को उनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक्टिंग वो छोड़ भी देते हैं या उनका एक एक्टिंग एज लिमिट खत्म भी हो जाती है, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टर का बुरा हाल 90% इस वजह से होता है। ओके। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्टिंग को एक एक्टर को सिर्फ तब तक सराहा जाता है जब तक उसके पास फेम है। ये बड़ी $1 मिलियन की बात की ठीक है। आपने। जब उसके पास फेम है, लोग हाथों हाथ काम देंगे, और तब एक्टर को लग रहा होता है मेरा बूम है और अब जिंदगी यही है। हाँ लेकिन बिल्कुल। असल जिंदगी का टेस्ट उसका शुरू होता है उसके बाद, जब उसका नाम फेड आउट होना शुरू होता है, लोग उसके फेस के यूज टू होते हैं, यार ये तो हर ड्रामे में आता है। वो डाउनफॉल जब आता है तब एक्टर कहता है यार मैं काश कुछ बना लेता अपना। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अमानुल्लाह खान साहब। उन्होंने सारी जिंदगी काम किया, प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है,
पैरागॉन में, लाहौर में, जगह जगह उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रेंट पे दी, एसेट्स बनाए। आज वो दुनिया से चले गए हैं, उनकी फैमिली वेल ऑफ लाइफ गुजार रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक्टर्स की गलती वहाँ पे। और एक और मेरी एक थिएटर का तो मुझे बहुत शौक है। अब चूंकि थिएटर वैसे रहे नहीं है, वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई। बेल्ट आप हूटिंग कर रहे हैं और मतलब वो तो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और तीसरा जो दो मैंने आपको बता दिए। तीसरा एक्टर मार कहाँ पे खाता है? फेम ऐसी चीज़ है कि इंसान को इंसान नहीं समझता। ये आपने $1 ट्रिलियन की बात की है, इस पे तो मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ कई कहानियां डिस्कस करूं, लेकिन मैं तो आपको सुनना चाहता मैं आपको बताता हूँ। चढ़ते सूरज को सलाम है। एक एक्टर फेमस हो गया ना, वो अगर एक्टर है, जितना मर्जी वो आप कह लें कि डाउन टू अर्थ है, वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा। और दूसरी आप एक्टर की बात कर रहे हैं, मैं आपको ना अपनी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एक्सपोजर है, यकीन माने कि हर इंसान अपने अपने लेवल पे फ़िरौन है। कोई बड़ा फ़िरौन है, कोई छोटा फ़िरौन है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक क्लर्क है तो आप उस क्लर्क के एटीट्यूड से अंदाज़ा लगाएंगे कि उसके अंदर कितनी एरोगेंस है। हम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर को तो आप जाने ही देना। एक जो क्लर्क है, इसी तरह पुलिस में एक जो कांस्टेबल है, आप उसका एटीट्यूड देखें। बिल्कुल इसी तरह आप कभी किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप प्रोफेसर डॉक्टर तो दूर की बात है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है। आप नर्सिस का देख लें, नर्सिस को और जो वार्ड बॉयज़ हैं, आप उनका एटीट्यूड देख लें। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में आप HODs को तो आप साइड पे कर देना, आप एक जो उस्ताद है ना, उस्ताद का एटीट्यूड देख लें। तो जैसे ही एट द मोमेंट आप देखते हैं ना कि आपको कोई आई मीन सोसाइटी में कोई स्टेटस मिला है, कोई मकाम मिला है, कोई पोजीशन मिली है, तो लोग फिरौनियत का रूप धार लेते हैं। फिरौन अभी मरा नहीं है, वो आज भी लोग जिंदा उसकी रूह जो है ना, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस फेम जहाँ पे फेम आ जाता है ना, वहाँ पे अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, थोड़ा सा इसको खुल डुल के बताएं ज़रा, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी भी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जो जिनके पास फेम है और जो सोशल मीडिया पे जो हमारे नौजवान हैं, उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है ना, वो उन लोगों की तरफ किया हुआ है। फेम का मैं आपको लिटरली लिविंग एग्जांपल दूँ ना, तो मैं नाम नहीं लूँगा। नहीं, आप नाम लेना, खुल डुल के। आप डरते किस बात से हैं? खुल डुल के बात करनी चाहिए, ठीक है ना? मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, नहीं आपकी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है? नहीं, हाँ, फिर कोई और इंडस्ट्री से हैं। अच्छा, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। जब उसको कोई ड्रामा ऑफर होता है ना, हाँ, मेरा मैसेज सीन भी नहीं करता। अच्छा। और जब ड्रामा ऑफर नहीं होता ना, जब उसके बैड डेज चल रहे होते हैं, तब वो मुझे मैसेज पे मैसेज करता है कि मुझे आप अपनी वीडियोस में एडजस्ट करें। ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फेम ऐसी, ये तो फिर ऐसा ही है ना कि आप लोगों को एक टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं। फेम में आप यकीन करें, 3 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। रेडियो को मिला के तो आप कह लें कि 6-7 साल हो गए। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह ताला मुझे, लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, मैं कहता हूँ यार ये बेस्ट चीज़ है, पैसा होना चाहिए। पैसे से जो प्राइड आता है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें इंसान हम्बलनेस होती है उसमें, क्योंकि वो पैसा उसको गॉड से कनेक्ट करता है। सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है, लिविंग एग्जाम्पल, कि जिनके पास बड़ा पैसा ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं से दिल में गॉड के साथ कनेक्टेड है। ये इतनी गहरी बात की है ना आपने, मेरा दिल जीत लिया ये बात। ठीक है, हाँ। लेकिन शोहरत ऐसी चीज़ है ना, शोहरत, इज्जत, कि जब पैसा और शोहरत दोनों आ जाता ना, फिर हम इंसान को जानवर समझते हैं। ठीक है, और मुझे वो चूंकि मेरा थोड़ा रिलीजियस माइंड भी है, नहीं थोड़ा क्या होना चाहिए हमें, वी मस्ट फील प्राउड, थोड़ा सा क्या, हाँ, हमें वी मस्ट फील प्राउड के यार हम चीज़ों को रिलीजियस फ्रेमवर्क में देखते हुए, मैं परखते हुए जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पे गए थे ना, तो उन्होंने देखा कुछ चीज़ें जो हैं वो ऊपर आ रही हैं और कुछ चीज़ें नीचे आ रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो नीचे से आ रही हैं ना, वो लोगों के अमाल हैं, और जो ऊपर से आ रही हैं वो अल्लाह ताला के फैसले हैं। ठीक है,
तो आप अपने आप में जितनी मर्जी शोहरत मिली, जितना मर्जी पैसा मिला, जो मर्जी करें, जितना मर्जी गुरूर रखें, जो ऊपर से आपके जो जो अमाल ऊपर जाएंगे ना, फैसले उसके मुताबिक फिर बड़े सख्त होके आएंगे। बिल्कुल और ऐसा जहाँ ही तक बात है ताल्लुक है पैसे की, तो मेरे पास मेरी क्लोज रिलेशंस में ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, हम्म लेकिन वो रो रहे हैं बच्चों के मसाइल की वजह से। हम्म ठीक है, वो रो रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब शादी नहीं हो पा रही, वो और बड़े मसलों मतलब में है। उनकी लाइफ में डिस्कंटेंटनेस है, अनहैप्पीनेस है, सुकून अनहैप्पीनेस नहीं है, है, वो सुकून नहीं है। कंटेंटमेंट नहीं है। और इससे ज़्यादा मैंने डिस्कम्फर्ट देखा है शोहरत वाले लोगों की ज़िंदगी में। हम्म पैसे वालों की ज़िंदगी में तो मैंने चलो देखा है, लेकिन शोहरत जिसके पास है उसके पास मैंने ज़्यादा डिप्रेशन देखा अच्छा, है। शोहरत वालों का ना प्रॉब्लम ये होता है कि अमीर हमजा, शोहरत भी दो किस्म की है। एक होती है अच्छी शोहरत, अच्छी, एक होती है बुरी शोहरत। बुरी शोहरत। अगर हम जनरली बात करें तो शोहरत एक तो आपकी ईगो को बूस्ट कर रही होती है और आप खुद को कुछ सुपर किस्म का इंसान समझना शुरू कर देते हैं। दूसरा शोहरत का प्रॉब्लम ये होता है कि जो जब आपका पब्लिक इंटरेक्शन होता है तो लोग आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। आई मीन आपके लिए कोई पर्सनल स्पेस नहीं बचती। आप किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं, कोई आ जाएगा और वो आके आपसे अच्छे से बात भी कर सकते हैं और बुरे से भी कर सकता है। तो आप भी माशाल्लाह काफ़ी मशहूर हैं, फेमस हैं। तो कैन यू प्लीज़ शेयर एनी गुड और बैड एक्सपीरियंस कि आप किसी जगह पर मौजूद हैं और किसी ने आपके साथ आके अच्छा, सेल्फी बड़े ली मज़े हो? की बात मेरे ज़हन में आई। हाँ, उस चीज़ ने उस दिन मुझे चेंज किया। अच्छा। मैं एक शादी पे गया, हुँ। उस शादी पे सब जानते थे। अच्छा। ठीक है, तो 2-3 बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं और आप यकीन करें उस टाइम पे मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए और मैं कहीं छुप जाऊं। ना करो। सही बात है। हाँ, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं। हाँ, हाँ। शादियों पे टेबल होते हैं, उस पे राउंड सब टेबल। बैठे होते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, वो लोग दूल्हे को मिलने के लिए गए, तो मैंने कहा शायद टेबल खाली है, ओके। मैं बैठ गया। वो वापस आए, मुझे बड़े अच्छे से मिले हाँ। और मुझे कहते ये इधर हम बैठे हुए थे, आप काइंडली उठ जाए यहाँ से। ना करें। सीरियसली मैं उस टाइम पे ना मैं आप यकीन करें, मैंने उस टाइम पे अपने आप को टेस्ट किया कि मेरी सेल्फ इस्टीम कितनी है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा दैट्स फाइन, दिस इज योर्स, प्लीज हैव अ सीट। मैं यहाँ से चला गया। नहीं, एक तो यार मतलब कुछ मैनर्स भी होते हैं ना बैनर्स कि भी अगर होते हैं, वो आप बैठ ही गए हो बिल्कुल तो कौन सी कोई इधर कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई सीट थी या बिल्कुल। कोई प्रेसिडेंशियल सीट थी कि जिस पे आप स्टिक थे, आप किसी भी दूसरी जगह पे बैठ जाएं। इतनी दूसरी तो जगह पे बैठ, आपके अंदर वो ज़र्फ होना चाहिए। ज़र्फ होना चाहिए। और दूसरा जो बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ ये था कि जब मैंने नया नया काम स्टार्ट किया था, रिच मोम का जब मैंने करेक्टर ओके। शुरू किया था, तो बहुत सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट हो गए थे शादी के हवाले शादी से। के हवाले से। अच्छा, नहीं तो आई मीन अभी आप एंगेज्ड हैं? नहीं वैसे नहीं इट्स नहीं वेरी पर्सनल। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अच्छा। ओके। प्रपोजल्स सारे रिजेक्ट हो गए थे, हाँ, हाँ। सिर्फ इस बेस के ऊपर हुँ। कि ये गर्ल्स वाला करेक्टर करता असल में है। ना हमज़ा, देयर आर स्टीरियोटाइप्स एंड टैबूज़ इन आवर सोसाइटी। हमने मर्दों के हवाले से, लड़कों के हवाले से कुछ इमेजेस अपने माइंड में क्रिएट किए हुए हैं जिसको मैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहता हूँ। कि एक तो हमने ये सोचा हुआ है कि मर्द रोता नहीं है। एक हमने सोचा हुआ है कि जो मेल हज़रात है ना उनको एक बड़ा सख्त किस्म का एटीट्यूड रखना चाहिए कि जैसे वो घर में आए तो बच्चे जो है ना वो दुबक के बैठ जाएं। और हम मर्दों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुनिया का हर नामुमकिन काम कर सकते हैं और हम इवन वो काम के जो एक मर्द को अपनी औरत के साथ शेयर करने चाहिए। आई मीन घर गृहस्थी है, छोटे छोटे घर के काम है, अगर वो भी अगर मर्द कंट्रीब्यूट कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं ये जान मरीज है, ये जुड्डू है। और अगर एक मेल जो है वो कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहा है कि वो कैरेक्टर ही है ना, कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसमें हम उसको ना फिर एसोसिएट कर देते हैं कि नहीं ये इसने ना हमारी मैस्कुलिनिटी पे हमला किया या अब इसकी मैस्कुलिनिटी डाउटफुल है। तो ये मेरे ख्याल से चीज़ें जैसे जैसे जहालत ख़त्म होगी, जैसे जैसे लोगों के अंदर शऊर पैदा होगा, उनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ बेहतर होंगी,
तो ये इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस भी होगी। एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो ये जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ये तो आपको पता है सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, ओके। ठीक है। और एक जो चीज़ मुझे हमेशा बड़ी तंग करती है ना, क्या? अच्छा एक बात है, बच्चे जब मिलने आते हैं ना मैं उनसे बहुत अवॉइड करता हूँ, अवॉइड करते हैं? अवॉइड करता हूँ मैं। बच्चों को मिलके तो बंदा बड़ा खुश होता होश है। होता नहीं, गुजरांवाला के बच्चों को मिलके नहीं होश होता। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें हमजा कि मेरे ना मेरे एक दोस्त है, वो काफ़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान में, उनको काफ़ी लोग जानते हैं। तो वो एक दफ़ा गुजरांवाला आए तो वो कहते हैं कि मैंने नेक्स्ट टाइम कभी गुजरांवाला नहीं आना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं यार मैं एक गैदरिंग में गया और वहाँ पे लोग धक्के दे के बाजू मार के वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे और फिर इतनी अजीब किस्म की ऑड किस्म की हरकत कर रहे थे कि कहते हैं बड़े बदतमीज़ हैं लोग बहुत ज़्यादा। गुजरांवाला के। तो मुझे आई फील एम्बेरस। तो मैंने कहा कि नहीं, लोग आपसे ना शदीद मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत में उनको ये था कि आपने चले जाना है, तो उस मोहब्बत में लोगों ने कहा कि भाई बस जैसे तैसे है ना आपसे सेल्फी ले लें, तो फिर ये फेम की प्राइस तो पे करनी पड़ती है। क्योंकि टाउंटिंग वगैरह जो है ना वो, अच्छा एक और यासिर भाई, हाँ, आप तो हाँ। इस फील्ड से हैं, हम्म, हमारे यहाँ स्कूल लेवल के ऊपर ना हम्म। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, टॉन्टिंग, बुलिंग, इसके ऊपर कोई सब्जेक्ट या कोई सेशन नहीं है। वेरी ट्रू। और इवन टीचर्स को भी नहीं पता। टीचर्स को भी नहीं पता। मैं इस पे ना मैंने पूरा पॉडकास्ट किया था कि यार एक बच्चा है, उसको बुली किया जा रहा है, उसको फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, कोई उसको डरा रहा है, धमका रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली इंटेंशनली टीज कर रहा है और वो टीचर को जाके बताता है और वो टीचर कहती है कि जी अच्छा बस चुप करके बैठ जाओ। और वो, अगर पहली बात तो ये, वो पेरेंट्स को नहीं बताता, और अगर वो पेरेंट्स को बताता भी है और पेरेंट्स जो है ना वो उसको ज़्यादा पैनिक में डाल देते हैं, या तो वो झगड़ा करने स्कूल चले जाएंगे, या ये है कि वो बच्चे की बात को ही नहीं प्रॉपर मैंने समझ इस जाता। वजह से अपने 12 स्कूल चेंज किए, ये बुलिंग की वजह से। बुलिंग की वजह अच्छा, से। ये आप बड़ी बिटर रियलिटी बता रहे हैं और इस पे ये यकीन बेशक माने। आप अगर मैं गिनवाना शुरू से स्कूल्स के नाम ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं। पहला स्कूल मेरा साइंस लोकस, साइंस बेस, वर्टेक्स, एजुकेटर, बेस्ट स्कूल सिस्टम और जदीद दस्तगीर, आइडियल हाई स्कूल। अच्छा, ये सारे ही आप बड़े फेमस स्कूल हैं गुजरांवाला के। जी, और इन ये 6 हैं। उसके बाद मैं लाहौर चला गया, लाहौर में मैं टिक गया था हम्म। क्योंकि लाहौर का एनवायरनमेंट डिफरेंट था। वेरी ट्रू। यूनिक हाई स्कूल का हम्म, वो बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट था। हम्म, दारे अरकम में भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। हम्म। मतलब कि ना बुलिंग की वजह से इस तरह से कि मैं एडजस्ट ही नहीं हो पाता था किसी अच्छा, इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैं इस बात को, पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपकी बात को वैलिडेट करता हूँ कि जो बुलिंग है, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ है, इस हवाले से एक तो पेरेंट्स को, टीचर्स को अवेयरनेस नहीं है। और ये और डाटा ये बताता है कि दुनिया में 50% बच्चों को अपनी एकेडमिक लाइफ में बुलिंग का सामना होता है। इट्स ट्रू। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को भी इस तरह रेस करना चाहिए, उनकी नर्चरिंग इस अंदाज से करनी चाहिए कि वो एटलीस्ट अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर अंदाज में कैरी कर सकें। तो मेरे ख्याल से यू आर द ओनली सन, तो और मेरे कहीं फादर भी बाहर थे। यस, तो वो ओवर पैम्परिंग वाला भी एक फैक्टर हो ओवर सकता है। पैम्परिंग वाला, और जो आर्टिस्ट लोग हैं वो थोड़े हसास भी होते हैं, हसास भी तो जो होता हसासियत है उस वजह से आप फिर किसी दूसरे इंसान की बात को जल्दी माइंड भी कर जाते हैं। है। ये बिल्कुल भी है, एक फैक्टर है। बिल्कुल है। तो मुझे ये बताओ कि हमज़ा, जो आर्टिस्ट लोग हैं वो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, लोग उनके कंटेंट की वजह से कहके लगाते हैं, और जनरली लोगों के जहनों में यही एक परसेप्शन होती है, लोगों का माइंडसेट यही बनता है कि यार ये जो इतने मुस्कुराने वाले लोग हैं ये अपनी पर्सनल लाइफ में, निजी लाइफ में भी बड़े हंसते मुस्कुराते खुशबाश होंगे। लेकिन एज अ साइकोथेरापिस्ट मेरा जितना भी वास्ता पड़ता है, मेरे पास लोग आते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग के जो बज़ाहिर बड़े कामयाब ब्लिसफुल लाइफ जी रहे होते हैं, जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, या जो जो लोग सोसाइटी के बेंचमार्क सेट कर रहे होते हैं, जब आप उनकी निजी लाइफ को देखते हैं तो पता ये चलता है कि कोई बेचारा इमोशनली इतना डिप्लीट है कि वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है। उसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकते हैं, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की वजह से हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हो सकते हैं, जैसा कि ख़वातीन को इस किस्म के बड़े मसाइल होते हैं। वो प्रॉब्लम्स
औलाद की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप की अगर मैं, चूँकि यू आर अ सेलिब्रिटी और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी अपनी प्राइवेट लाइफ़ को डिस्कस करें कि आप लोगों को तो बहुत हँसाते हो, तो अपनी निजी लाइफ़ में आप इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बनाने वाले हैं, सोशल हैं, मुस्कुराते कितना हैं, तो क्या ज़िंदगी में कभी ऐसा भी हुआ कि खुदा ना खास्ता किसी न किसी नफ्सियाती मसले को भी आपने सफ़र किया हो? बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट हूँ ओके। और मेरे जितने भी करेक्टर्स आपने देखे हैं, एक्टिंग देखी है, वो सारा डिप्रेशन में। और मैं ये समझता हूँ, आज ये बात मैं आपके प्लेटफॉर्म से कन्वे करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा आर्टिस्ट आया और वो ये कि आई एम नॉट डिप्रेस्ड एंड आई कैन परफॉर्म वेरी वेल, टोटली रॉन्ग। मैं इस चीज़ को नहीं ये आप मानता। बात कैसे कह सकते हो? मैं ये बात इस तरह कह सकता हूँ क्योंकि आर्ट निकलता ही ग्रीफ और डिप्रेशन से है। हाँ, जैसे वो अताउल्ला खान ईसा हिल्मी है, नाम मैंने ठीक जी बोला है जी ना? जी। तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो मैं अपनी मिसेस के साथ ना उनका एक सॉन्ग सुन रहा था, वो बड़ा मज़े का है। तो वो मेरी मिसेस ने बताया कि इसको ना बचपन में या अपनी टीनेज में किसी के साथ इश्क हुआ था, वो इश्क इसको नहीं मिला, तो इसने कहा कि मैंने उस दर्द में गाना शुरू किया। तो क्या वो जो एक पेन है, ग्रीफ है, वो आपसे परफॉर्म करवा रहा होता है? डेफिनेटली बाज़-औक़ात ऐसा होता है, ऐसी जगह पे मैंने परफॉर्म किया है कि ड्यूरिंग शूट मेरा माइंड इस कदर डिप्रेस्ड होता है ना कि मेरा दिल करता है मैं घर भाग जाऊं, ओके। मैं जाके अपने आप को टाइम दूं, हाँ। लेकिन मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ और उसी टाइम पे ही ना, उसी मेंटल पेन के साथ मैं कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं जनरली देखूं तो मुझे तो इतनी सी भी टेंशन मिल जाए ना, तो मैं सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करता हूँ और फिर मैं, लेट्स सपोज ये पॉडकास्टिंग है, तो अब अगर खुदा ना हादसा मुझे ये टेंशन मिल जाए, अल्लाह ना करे कोई मिले, कि बैठे बैठे लाइट चली जाए या यूपीएस बंद हो जाए या पता चले कि जी जो कैमरे की बैटरी है वो चार्ज नहीं है, तो मैं बड़ा पैनिक हो जाऊंगा, मैं अच्छे से फिर बात नहीं कर सकूंगा। और तो साथ मुझे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, अच्छा, अभी भी है? अभी भी है। और हाँ, तो यार मुझे ये बताएं कि आप, वी आर इन कांटेक्ट फॉर सो मेनी इयर्स, तो आप बंदा कांटेक्ट कर लेता है, व्हाई वी आर हियर, मैं ये ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मैं इतनी दुनिया को हम थेरापिस्ट देते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो बड़ी मैं कॉमन ये सी दुनिया को चीज़ है। बताना चाहता हूँ। और बाइपोलर टाइप टू, ओके। ये दो चीज़ें मेरे साथ बचपन से चल रही हैं ओके। और अभी तक हैं, लेकिन इनको मैंने कोप अप किया है। ये कम्प्लीटली तो नहीं, पर्सनैलिटी भी एक होती है मॉडिफिकेशन। बेसिकली इंट्रोवर्ट्स जो है ना, वो वैसे ही बड़े हसास, और वो छोटी छोटी सी बात पे पैनिक हो जाना, बेचैनी, बेसुकूनी आ जाना, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है। यू डोंट वरी, हम पॉडकास्ट के बाद ना इस पे भी थोड़ी सी बात इंशाल्लाह। करेंगे। लेकिन मैं ये ऑन द पब्लिक इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कम्युनिकेटिंग अबाउट सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है? अगर मैंने ये बोला है कि मुझे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो इसका वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा? मुझे कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, डज नॉट मैटर। माई हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, माई मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ के लिए इतने मुझे, और मेरा विजन है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह, तो मैंने जो है वो इन इश्यूज से रिलेटेड जो है वो हॉस्पिटल बनाना है। ज़बरदस्त। मैं आपके लिए बहुत दुआ हूँ, विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स, एंड इट्स अ ग्रेट विजन इंडीड। क्योंकि जितनी पेन मैंने देखी है हाँ, ना, जितनी पेन मैंने देखी है इसके अंदर, और जितना मैंने सफ़र किया है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे उन लोगों को कैटर किया जाए और उनको न्यू लाइफ की तरफ लेके आया जाए। ज़बरदस्त, ठीक है? एक्सीलेंट। और मैंने अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया है 4-5 सालों में। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, विद द हेल्प ऑफ साइकाइट्रिस्ट। तो चीज़ें बेहतर हैं, अभी भी बेहतर हैं, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हैं। लेकिन ये है कि ये जो मेंटल इश्यूज होते हैं ये आपके साथ चलते हैं, आपने इनको मॉडिफाई करना होता है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करना होता है, इनको मैनेज करना होता है। वेरी ट्रू। और वो मैनेज करना ही आपकी विल पावर है। वेरी ट्रू। ठीक है? और बहुत सारे लोग मैनेज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, वो मोटिवेटेड नहीं होते। अगर एक थेरेपिस्ट आपको ये बोल रहा है कि आपने ये टेक्निक्स हैं ये फॉलो करनी है, ठीक है, तो अच्छा,
थेरेपिस्ट का भी आप भी एग्री करेंगे, थेरेपिस्ट का एक मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में पता है क्या है, हम सेशंस लेंगे ठीक हो जाएंगे। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे आप कभी ठीक नहीं होंगे। ठीक है, हम थेरेपी लेंगे, हम ठीक हो, फॉर एग्जांपल सीबीटी लेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी चल रही है, तो हम ठीक हो जाएंगे। एक सेशन लिया, हफ्ते बाद एक सेशन। और एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको टोक रहा हूँ मास्टर से, दो चीज़ें हैं। हमारे लोगों का एक माइंडसेट तो ये है कि जिस तरह मेरे पेट में दर्द होता है या दांत में दर्द होता है तो मैं डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, वो मुझे मेडिसिन लिख के देता है, मैं मेडिसिन खाता हूँ, मुझे आराम आ जाता है। इसी तरह अगर मुझे स्ट्रेस एंग्जाइटी है, ओसीडी है, तो मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा, वो मुझे मेडिसिन लिख के देगा, मैं जैसे ही मेडिसिन खाऊंगा मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। लेकिन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और हमें एक तो लोगों को साइको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और दूसरा हमें इस टैबू को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है कि यार आपकी लाइफ में जिस तरह फिज़िकल डिजीज़ आती हैं, दिल में प्रॉब्लम हो गया, स्टमक ऐसे ही में, मेंटल डिजीज, किडनी में, तो इसी तरह इट्स पॉसिबल कि आपका जो माइंड है इसमें केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरल कनेक्शंस हैं, आपका एक थॉट प्रोसेस है, आप रोज़ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत, आपका एनवायरनमेंट, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपकी पेरेंटिंग, आपकी नर्चरिंग, आपकी सोसाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस को इम्पेक्ट डाल रही होती हैं। तो चांसेस आर देयर कि आपको खुदा ना हादसा स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, तो आप उसको उसी तरह ट्रीट करें, उसी तरह आप सीरियस लें जिस तरह आप पेट में होने वाली दर्द को सीरियस लेते हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि जी मैं लोगों को कहूँगा तो लोग कहेंगे ये तो साइको हो गया है। भाई फॉर गॉड सेक, आप रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, लोगों की परवाह आप क्यों करते हैं? लोगों को बोलने दें, लोगों का तो काम ही बोलना है। और बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में एक काम तो बेहतरीन तरीके से किया जाता है कि हम लोगों को जज करते हैं और अपनी जजमेंट्स की बेस पे हम टू मैनी गॉसिप्स करते हैं। मतलब वो ना बड़ी खूबसूरत बात है वासिफ साहब की, वो फरमाते हैं कि इंसान जो है ना वो सारी उम्र दूसरों को मापने के पैमाने बनाता रहता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने आप को नहीं देखता कि मैं क्या हूँ। तो आई मीन हमारे पास लोगों को डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन अगर इस किस्म का कोई मसला हो तो हम लोगों के डर से ही अपने आप को बर्न आउट कर रहे होते हैं। और प्लीज़ मेरा ये सब सुनने वालों को मैसेज है कि अगर आप लोग किसी मेंटल डिजीज़ का शिकार हैं, डोंट बी अफ्रेड, आप इसको खुल के शेयर करें। फैमिली नहीं सुनती, आप अपने ऑन पे थेरेपिस्ट को हायर करें, अपने ऑन पे अपने ट्रीटमेंट को जाएं, बिकॉज लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग और ये हर एक को नहीं मिलती। वेरी ठीक है, ट्रू। अच्छा, ये भी बड़ी गहरी बात है, ये हर एक को नहीं मिलती। देखिए बिल्कुल ना, करोड़ों सेल्स से और करोड़ों सेल्स में से एक सेल ने जो है ना वो ऐसे ही क्या कहते हैं बायोलॉजिकली उसको, अब तो खैर बायोलॉजी की टर्म्स ही भूल टर्म्स ही गई भूल गई हैं। उसको पता नहीं क्या बोलते हैं जब स्पर्म और एग मिलते हैं आपस में, तो क्या बोलते हैं उसको? मियोसिस, नहीं नहीं, मियोसिस तो वो बात की बात है ना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मुझे भी बायो भूल गई है। अच्छा, वैसे बायो मुझे बहुत पसंद थी। तो उसको कहते हैं जी एग फर्टिलाइज्ड हो गया, तो करोड़ों सेल्स निकले, उसमें से एक सेल जो है ना वो फर्टिलाइज हुआ, और फिर आप देखें कि दुनिया में पैदाइश के वक्त जो है वो लाखों बच्चे वैसे ही मर जाते हैं, और 5 साल तक की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई बच्चे, लाखों बच्चे मर जाते हैं। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपके 40% बच्चे तो माल न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। तो इस सारे के सारे सिनेरियो में अगर आप टीन एज तक, जवानी तक पहुंचते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली ज़िंदगी गुलजार है। जिंदगी गुजार ठीक है, लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा ना, अब ये बड़ी वो हो गई सीरियस किस्म की गुफ्तगू, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपकी अपनी चॉइस थी, रिच मॉम, अरूबा का कैरेक्टर, और सास वाला कैरेक्टर जिसमें आप थोड़े बूढ़ा बन के परफॉर्म करते हो, और फिर आपका मेकअप बड़ा ज़बरदस्त होता है। आई मीन वो इतना शानदार होता है कि वो टोटली आपके कैरेक्टर से बिल्कुल रेजोनेट कर रहा होता है, आप उसमें ना डूब जाते हो। तो ये मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता है, और कैरेक्टर को कौन चूज़ करता है? फाउंडर, को फाउंडर चूज़ करते हैं, या यू चूज़ बाय अच्छा, योरसेल्फ? ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, सब बैठ के जो है वो स्क्रिप्ट को लिखते हैं। उसके बाद मुझे जो लगता है कि ये करैक्टर मैं अच्छे से कर सकता हूँ, फिर वो मैं अली और समी के साथ डिस्कस करता हूँ।
ओके फिर वो मैं उनको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, वो ओके करते हैं और वो करेक्टर परफॉर्म हो जाता है। ओके, ज़बरदस्त, फाइन। और बेसिकली जो रिच मोम का था वो तो बाय चांस मिल गया मुझे। वो कैसे? ये एक उल्टा हिसाब होना था। हाँ हाँ। मैंने देसी का करना था, अली ने रिच का करना था। ओके, मैं लेकिन वो रिच लगता लगता नहीं नहीं, है। वैसे वो रिच गर्ल्स वाला रोल बड़े मजे का कर लेते। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, सही सही। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको बोला वलीद को कि आई विल बी देयर एट 2 PM। ठीक है। ओके। तो मैं पहुंचा 5 बजे। हम्म। उसने कहा यू आर लेट, तो मैंने देसी वाले अली के साथ बना लिया। ओके। नो, यू हैव टू परफॉर्म रिच मोम। हम्म। मैंने कहा ठीक है, गैजेट्स वगैरह लेके आते हैं हम लोग, हाँ विग्स हाँ। वगैरह, तो स्टार्ट करते हैं। हम्म। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वो करेक्टर ही बहुत फेमस हो गया मेरे पे। इतना फेमस हुआ कि लिटरली वो सूट भी ना आपको बहुत करता है, जैसे वो कहते हैं ना तेनू सूट सूट करदा। तो हाँ, आपको वो कैरेक्टर भी बहुत सूट करता है और आप उस कैरेक्टर में इतना उतर जाते हो कि वो फील ही नहीं होता। और व्हाट अबाउट द मेकअप और वो सारी आप वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं? रिच मोम का ज़्यादातर मेकअप मैं खुद करता हूँ। ओके। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मेकअप मुझे बड़ा अच्छा आता है। ज़बरदस्त, मल्टी टैलेंटेड। तो और साथ साथ जो बाकी के मेकअप्स होते हैं उसमें अली मेरी बहुत हेल्प करता है, समी बहुत हेल्प करता है। हाँ हाँ। तो समी को तो आप लोग ना वो ज़्यादातर अब्बा जी वाला अब कैरेक्टर बाजी देते उसको हैं। सूट बहुत करता है। हाँ, सूट तो करते जब हैं। कोई मेकअप की ऐसी चीज़ हो जो मैं खुद ना कर सकूं, हम्म। तो वो फिर अली और समी मुझे कर देते हैं। मतलब हम लोग मिल के कर लेते हैं सच। अच्छा यार, ये बताओ कि पब्लिक में कहीं पे आप गैदरिंग में गए हो तो किसी का कोई रूट एटीट्यूड भी सामने आया हो आपकी, आई मीन इस गेटअप की वजह से लोगों ने कोई बहुत टीज किया ज़्यादा, हो, बहुत तो ज़्यादा आप कैसे हैंडल करते हो फिर उसको? कोई वाकया बताएं ना कि किसी ने मिसबिहेव किया और व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स? मैं एक दफ़ा बाज़ार में था, हम्म। तो मुझे एक लड़की ने पूछा आप शीमेल हैं? अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे एक असूल है, हम्म। नो आंसर इज़ द बेस्ट आंसर। ये ट्रिलियन डॉलर की ठीक बात है। कही है और इस पॉडकास्ट के एंड तक ना कई मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स इकट्ठे हो जाने हैं, लेकिन मिलना आपको एक भी नहीं है। कोई इशू नहीं। Because I speak मेरा ज़िंदगी का एक hypothetically। असूल है, नो आंसर इज़ द बेस्ट आंसर। हाँ, इवन मेरी साइलेंस इज द बेस्ट हाँ, आंसर। मेरी व्हाट्सएप पे लड़ाई हो रही हो, किसी से कुछ भी हो रहा हो, वो बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए, मैं सीन करके कोई जवाब नहीं देता। अच्छा, आपको पता है वैसे है बड़े तेज कि जब आप किसी का मैसेज सीन करके उसको जवाब ना दें और जो तप उसको उस वक्त चढ़ रही होती है ना, बिल्कुल। वो बर्नआउट हो रहा होता है कि हाउ डेयर ही और शी इज कि ये मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ गुड वे कि जो शख्स अगर बर्नआउट हो रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो वो जितना भी बोलता रहे उसकी भी आई मीन इमोशंस की और चैनलाइजेशन हो मैं जाती मेरी है। कोशिश होती है व्हाट्सएप पे जो लड़ रहा है ना, मैं उसको सिंपली ये कह देता हूँ कि आप सामने आके बात कर ले मेरे से। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये व्हाट्सएप की लड़ाइयाँ मुझे बड़ी यूजलेस लगती हैं। बिल्कुल मैं सही है। कहता हूँ यार ये क्या आप मैसेज आप और इंटेंशन से कर रहे हैं, कम्युनिकेशन और तरह से जा रही है, हाँ तो हाँ। सामने बैठ के बात कर लें वो। ओके। लेकिन पब्लिक के अंदर अगर कोई रूड कमेंट अब भी करता है ना, मैं बाइक पे जा रहा हूँ या वो पीछे से कोई आवाज़ लगा दे कुछ इस तरह से, तो मैं कोई ये आंसर नहीं ये करता। ज्यादा किस सिटी में होता है? गुजरांवाला में होता है बस। बस हाँ, और और कहीं कहीं नहीं नहीं होता, होता? गुजरांवाला में यार होता। वैसे मुझे नहीं समझ आती कि ये गुजरांवाला कब बदलेगा। यहाँ पे रोटी बोटी और ये बातें बहुत होती हैं, पहलवानी की बात होती है। तो मेरे ख्याल से ना अब गुजरांवाला के लोगों को बदलना चाहिए। मेरे ख्याल से एक दो मॉल ऑफ गुजरांवाला और बनेंगे ना, फिर बदल जाएगा। नहीं, ये मॉल्स बनने से अब वहाँ पे मॉल ऑफ गुजरांवाला पे भी जाके लोग आई मीन डाइनिंग कम करते हैं और वहाँ पे सेल्फीज और वो टिक सेल्फीज और टॉकिंग वो। ज़्यादा कर रहे होते अच्छा, हैं। एक मैंने क्रेज देखा है यासिर भाई, क्या? लोगों के अंदर फेम का। तो ये देखो यार, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें ना, तो ये मैं ट्रिलियन डॉलर की बात आपको मुफ्त में बता रहा हूँ। ठीक है। बड़ी गहरी बात है। इस दुनिया में आने वाला हर इंसान दौलत भी चाहता है, शोहरत भी चाहता है, इज़्ज़त भी चाहता है। वो चाहता है कि वो माना जाए, जाना जाए, पहचाना जाए, उसको रिकग्निशन मिले। आपको पता है कि दुनिया में जितने भी खरबपति हैं, बहुत से खरबपति चैरिटी की तरफ क्यों आते हैं? 2 रीज़न्स की वजह से आते हैं। एक, जब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस का एलिमेंट मिसिंग होता है, सुकून क़ल्ब, इत्मीनान क़ल्ब नहीं होता, तो उनको पता चलता है कि यार असल सुकून, इत्मीनान तो बाँटने में है। तो वो चैरिटी करते हैं। दूसरा, बहुत से लोग चैरिटी में इस वजह से भी आते हैं, एनजीओस बना लेते हैं कि वो कहते हैं कि यार इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा नाम, इतनी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैं मालिक हूँ,
लेकिन मुझे कहीं पे किसी ने कभी हार नहीं पहनाया, कभी किसी ने मुझे गुलदस्ता नहीं पकड़ाया, कभी किसी ने मेरे लिए तालियां नहीं बजाईं, कभी मैं किसी जगह पे चीफ गेस्ट इनवाइट नहीं हुआ, मुझे रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा। तो वो जो एक जान पहचान है, शोहरत है, फेम है, उसके लिए फिर आप क्या करते हो कि आप चैरिटी वर्क शुरू करते हो, आप ऐसे काम करना शुरू कर देते हो कि सोसाइटी में पता चले कि यार ये फ़लाँ बंदा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है और लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। तो फेम के लिए तो आपको पता है कि ये जो फेम का जो एक कीड़ा है, ये हर जगह पे होता है और बिल्कुल। जेन ज़ी के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, बड़ी माज़रत के साथ कि अब देखो ना, ये फेम का ही कीड़ा है ना कि मैं तीसरी दफ़ा अपने पॉडकास्ट में ये बात कर रहा हूँ कि बहुत से अफराद जो जिनके बच्चे अभी टीनेज में हैं और बहुत से बूढ़े अफराद के जो इस वक्त ना बुढ़ापे में अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी की कोताहियों को रिफ्लेक्ट करता है और वो सोचता है कि यार अब मैं तौबा करूं, बुलावा किसी भी वक्त आ सकता है। वो तो अब पता ही नहीं है ना आपको, वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। लेकिन मैं बुढ़ापे का मेटाफोर बिल्कुल। एग्जांपल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बुढ़ापे में आपको पता होता है कि मैंने एक ज़िंदगी बिताई है और अब मैंने अपनी एक नई मंजिल का आगाज़ करना है। तो बुढ़ापे में आप अच्छे ही काम करते हैं, लेकिन आपको फेम के चक्कर में कई ऐसे बूढ़े नज़र आएंगे जो ऐसी वल्गर और ऐसी बेहुदा हरकत करेंगे सिर्फ फेम के लिए, और वो वीडियोस, वो कंटेंट आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते और आपको वो कंटेंट देख के शर्म आती है। बिल्कुल। तो फेम तो हर इंसान चाहता है। तो ये जो जेन ज़ी है, इनके अंदर ये एलिमेंट ज़्यादा है, चूँकि एवरीबॉडी इज़ यूजिंग सोशल मीडिया। और फिर सोशल मीडिया पे आप कि अगर सेल्फ एस्टीम पुअर है या आपके पास अगर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो है वो ट्रू स्टैंडिंग्स पर नहीं खड़ी, तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ को, अपने सेल्फ इमेज को, सेल्फ एस्टीम को बेहतर करने के लिए आप फिर या तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों का सहारा लेते हैं या आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बुनियाद पर फेम हासिल करना चाहते हैं। जैसे बहुत से लड़के गाड़ी किसी की है और उस गाड़ी के साथ पिक्चर बना के वो लगा रहे हैं, या गाड़ी से नीचे उतर के गाड़ी में बैठते हुए वो वीडियोस बना के लगा रहे हैं। तो वो बेसिकली ये उनकी शख्सियत का वो कमज़ोर पहलू है कि जो बताता है कि एक तो इनके अंदर इंतहा दर्जे की एहसास कमतरी है और नई नई दौलत है, और ये नौ दौलतियों का एक वतीरा होता है कि वो इस किस्म की हरकत करके दूसरों की तवज्जो लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि यार ये जो सास वाला कैरेक्टर है, अरूबा वाला और रिच मॉम वाला, तो इसमें से अगर आपको लाइव जो है ना, अभी मैं कहूँ कि भाई कोई ना कोई एक चीज़ परफॉर्म करके दिखा दें, तो आप हमारी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे? अब करनी पड़ेगी हाँ, आपको। तीनों में से चॉइस इज योर। रिच और मोम का कर हाँ, देता रिच हूँ। मॉम का कर लें भाई। रिच अच्छा, रिच मॉम अगर पॉडकास्ट में आई तो वो कैसे परफॉर्म करेगी? अब देखें ना, पॉडकास्ट इज़ अ न्यू ट्रेंड इन सोसाइटी। तो रिच मॉम को पॉडकास्ट में इनवाइट किया गया, तो कैसे आप बिहेव करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे? मॉडल का यूज़ कर लेता हाँ, हूँ। बिल्कुल करें। आप साथ क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा ना ओके मेरे साथ, तो ओके हम ऐसे जैसे रिच मोम पॉडकास्ट ओके कर रहे हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट रिच मॉम। थैंक यू सो आई एम मच, ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, तो मैं वाटर तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना चाह रहा था नहीं, ये लेकिन एक्चुअली डिटॉक्स वाटर यूज़ करती हूँ मैं। ओके ठीक है, मैं नॉर्मल पानी यूज़ नहीं करती। और चूंकि मैं ये समझती हूँ कि ये जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, इन पे मैं रिलाई नहीं करती। तो माई कंपनी इज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। ओ, आपने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दी है अब? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली मेरे जो शूज़ हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ओके और जो मेरा पानी है वो स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है जो डिटॉक्स वाटर बनाती है, ग्लूटेन फ्री। तो मैं उसको चूज़ करती हूँ और वो हर वीक मुझे सारे पैक्स भिजवाते हैं। ओ वेरी नाइस। तो जो आपने जैकेट है ये बड़ी ज़बरदस्त पहनी हुई है, ये कहाँ से आपने इंपोर्ट की है? ये बेसिकली जैकेट मुझे शेक्सपियर ने अपने हाथों से बना के दी है। ओके, शेक्सपियर इतना फारिग था
और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मरियम नवाज की रिसेंटली जो सर्जरी हुई है ना, ओके वो सर्जरी मेरे ही रेफरेंस से हुई है और मैंने उसमें सब्सिडी प्रोवाइड किया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी वो सर्जरी। ओके, आपने कितना सब्सिडाइज किया है? मैंने उसको $15 million, ओह, $15 million। and although she is very beautiful and it's just because कि मैंने उसको सब्सिडाइज किया है ओके और इस वजह से चूंकि उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे और उसको ओपीडी में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, इसलिए मेरा जो अपना ज़ाती घर है यूके में, मैंने वहाँ पर उसको ठहराया और उसकी प्लास्टिक सर्जरी ओके, करवाई। तो ये बताएं कि आपने मरियम नवाज की बात की है, तो मरियम नवाज ने प्रिजन में वो एक स्टेटमेंट दी कि वो कितनी कुस्म परसी की हालत में रहीं कि वो अपने कपड़ों को फ्राई पैन गरम करके इस्त्री करती रहीं, तो आप वहाँ पे भी उनको कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती थी? नहीं, वो मुझे लगता है कि उसका पर्सनल मैटर है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो देसी कल्चर को ज़्यादा लाइक करती है और मेरी उसकी इतनी बनेगी भी नहीं, ओके ओके, क्योंकि वो मेरे माइंडसेट के मुताबिक चल नहीं सकती। ओके, तो ठीक मुझे आप रिसेंटली बता रही थी कि आपकी बिल गेट्स की मिसेस से कोई बात हुई कि जो उसकी सेपरेशन हुई है, तो व्हाट वाज द रीज़न? वो भी सेपरेशन की रीज़न वो मुझ पे डाल रहे हैं। व्हाई? ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं शायद ज़्यादा अमीर हूँ और बिल गेट्स मुझे प्रपोजल्स तो आपको पता है भिजवाता रहता है। यस, रिसेंटली तो इलॉन मस्क ने भी आपको, चूंकि उसने भी अपनी हाँ सेपरेशन के बाद जैसे ही उसने हाँ, ट्विटर को भी एंड परचेज यू नो किया। इट्स ऑल अबाउट मनी, ओके एंड इट्स ऑल अबाउट मनी, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है दुनिया में, तो इसीलिए मुझे प्रपोजल्स वगैरह तो आते रहते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली पूछें तो मुझे एलन मस्क ज़्यादा पसंद है। ओके, वो क्यों पसंद है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती हूँ उसके साथ। ओके, वो यंग भी तो है ना? आपको अगर कोई गिफ्ट चाहिए, चूँकि आई लाइक योर स्टूडियो वेरी मच, तो मैं आपको $1.5 million जो है वो गिफ्ट करूँगी ताकि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव बनाएं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, ओह, आपकी दुआएं चाहिए। दैट इज़ कॉस्टली टू। ओके, प्यार भी कॉस्टली है हमारे लिए। डेफिनेटली रिच मोम ओके का। ओके, चलें भाई, आरजे अमीर हमज़ा, आपने अगर ये इस एक्टिंग को कंटिन्यू रखा तो फिर मैं आई मीन मेरे कह के निकलेंगे तो पॉडकास्ट फिर कहीं दूर रह जाएगा। अच्छा, ऐसा है ब्रदर के, ये बताएं कि ऑब्वियसली शादी तो करनी ही है, तो कभी किसी से मोहब्बत भी हुई है? मोहब्बत हमने छोड़ दी लेकिन मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, क्यों इतना मतलब गहरा दम खाया आपने? मज़े की बात बताऊं, हाँ, मुझे मोहब्बत होती नहीं है, होती नहीं है, होती नहीं है, अभी तक नहीं हुई। मेरा दिल भर जाता है। अच्छा, आई मीन के आप के दिल में किसी के लिए फीलिंग्स आती हैं और वो फीलिंग्स कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती है, मैं फिर कहता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला सीन है। तो बिकॉज यू सेड कि यू आर द ओनली सन, तो अभी पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर है कि भाई हमजा 27 के हो गए, अब शादी कर लो? बहुत प्रेशर है। तो क्या प्लान्स हैं शादी के? शादी इंशाल्लाह 1 साल तक। ओके, चलो विश यू गुड लक। और जब नेक्स्ट शादी के बाद आप आएंगे और फिर तो आई थिंक इंशाल्लाह को 2-3 साल बाद तो एक बेबी भी होगी इंशाल्लाह प्यारा सा। इंशाल्लाह। आई मीन आपने मुझे भी इनवाइट करना है अपनी हाँ शादी पे। ज़रूर, नंबर 1। ओके, अच्छा यार, ऐसा है कि कंटेंट क्रिएशन जो है ये एक न्यू नॉर्मल है और लोग इसमें अपना करियर बना रहे हैं। हम हर गुजरते दिन के साथ देखते हैं कि मार्केट में नए नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। फूड व्लॉगिंग है, जिस तरह यूनिक माइक्रो फिल्म्स है, इस तरह और भी कई बच्चे ऐसे हैं कि जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तो मुझे बताएं कि कंटेंट क्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए कि आपका कंटेंट जो है ना वो वायरल हो जाता है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे? सबसे पहले तो आपकी कंटेंट कैटेगरी डिसाइड होनी चाहिए। ओके, नीश क्या है? नीच क्या है कि आप कॉमेडी करना चाह रहे हैं, ओके, पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग होनी चाहिए सैचुरेशन की। ओके, कि इसको थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन करें कि व्हाट इज मीन बाय टेस्टिंग ऑफ सैचुरेशन? टेस्टिंग ऑफ सैचुरेशन कि ये मार्केट में गैप है भी कि नहीं। आप व्लॉगिंग हर बंदा कर रहा है, यस, ठीक है, तो अगर आप उस मार्केट को चूज़ करेंगे तो देयर इज़ अ टफ कंपटीशन, ठीक है।
और अगर आप चूज़ कर भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि इस तरह तो फिर दुनिया का कोई काम ही नहीं है, हर जगह ही सैचुरेशन है। तो फिर मैं कहता हूँ फिर आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के थ्रू उसको इनोवेटिव बनाएं, हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक है, उसमें ताकि कोई ना उस कोई नीश में इनोवेशन लेके आए। ताकि उस नीश में हम्म अगर आप छलांग लगा रहे हैं और मार्केट सैचुरेटेड है, तो आप प्रोडक्ट इनोवेशन के थ्रू या सर्विस इनोवेशन के थ्रू आप उसको लेके चलें, ओके उसको इतना इनोवेटिव बनाएं, एंटरप्रेन्योरियल बनाएं कि वो वहाँ पे जाके जब आप छलांग लगाएं तो वो दूसरों से टोटली डिफरेंट हो, तो ऑडियंस आप कैच कर लें। बिल्कुल सही। वैसे लोग शॉर्टकट चाहते हैं, है ना? हर कोई शॉर्टकट चाहता है। लोग कहते हैं रातों रात अमीर हो जाएं। आपने देखा है कि दुनिया में जब भी कभी भी कोई बड़ा फ्रॉड होता है, ये डबल शाह गेम टाइप, हम्म तो उसके पीछे लोगों की लालच होती है। जब आप लालच की पट्टी बांध के इतने ग्रीडी हो जाते हैं तो आप शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। लोगों को रातों रात शोहरत चाहिए, रातों रात अमारत चाहिए, रातों रात कामयाबी चाहिए। भाई रातों रात तो कुछ भी नहीं होता। आप इंसान की 10,000 साल रिकॉर्डेड हिस्ट्री को देख लें, आपको हर इंसान में एक लंबी स्ट्रगल नज़र आएगी। जिस किसी ने भी पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप को अचीव किया है, आप अंबिया कराम की ज़िंदगियों को देखें, आप मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी कामयाब लोग हैं जो दुनियावी कामयाबी के जो बेंचमार्क्स हमने सेट किए हुए हैं, तो आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी कि कम से कम 20 साल 30 साल का अरसा लगा उनको उस लेवल तक पहुंचने में। तो हम कहते हैं कि बस फौरी चीज़ मिल जाए, फौरी कुछ नहीं मिलता। तो एग्जैक्टली। अच्छा उसमें आप वायरल कंटेंट का बता रहे थे, तो जो नए आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहें जो उनकी करियर प्रोग्रेशन में उनको हेल्पफुल हो? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप सोल रिलाय करेंगे कि हमने इसी से कमाना है और इसी से खाना है, देन दिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है? अगर आप आना चाह रहे हैं, आप ज़रूर आएँ। आप यहाँ से जो पैसे कमा रहे हैं, अगर आपको पैसे मिलते हैं यहाँ से, आप अपने साइड बिजनेस पे भी इन्वेस्ट करें, ताकि कल को अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं रहता तो आपके पास अपनी फैमिली को खुद को फीड करने के लिए एक बैकअप होना चाहिए, प्लान बी। तो प्लान ए और प्लान बी के साथ आएँ। प्लान ए अपना कंटेंट क्रिएशन रखें और वहाँ से जो आप अर्न कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करें प्लान बी के ऊपर, ताकि जब प्लान ए फेल हो जाए तो आप प्लान बी को फॉलो करें। और वो आपने सुना होगा, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है? एक ही टोकरी में सारे अंडे ना अंडे नहीं। रखें वरना और सब आजकल टूट का गए जो तो। पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए इनकम यस के लिए। वेरी ट्रू। ये जैसे आपने मैं ऑनलाइन भी काम कर रहा हूँ, ओके ऑनलाइन आप क्या ई कॉमर्स करते हैं या? फाइवर पे। अच्छा ज़बरदस्त। फाइवर पे क्या कर रहे हैं? फाइवर पे कॉपी राइटिंग। वाओ, इट्स अ न्यू एरिया की जो मुझे अभी पता चल रहा है। मैं समझ रहा था कि शायद सिर्फ आप ये कंटेंट क्रिएशन करते हैं। नहीं नहीं, तो एक तो आप टीचिंग करते हैं, टीचिंग कर रहा हूँ। आपको मेकअप भी करना आता है, फिर आप मेकअप कर नहीं रहा एज अ प्रोफेशन, हाँ कर नहीं लेकिन रहा, आता है आता आपको। है। और कॉपी राइटिंग जिससे मैं कमा रहा हूँ, हम्म ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक्टिंग हम्म और उसके साथ साथ टीचिंग। ओके। तो यार ये जो कॉपी राइटिंग है, ये चैट जीपीटी के आने से, ओपन एआई के आने से इस पे एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस सारे। एक्सक्यूजेज हैं, क्यों इस पे मुझे फ़र्क नहीं बताएं एक पड़ेगा? चीज़, आप अपने माइंड से मुझे यहाँ पे लिख के देते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक इन्फॉर्मेशन लिख ली है हम्म जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल हो, हम्म ठीक है। ह्यूमन राइटिंग की जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होनी। देखो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो ह्यूमन फैक्टर है आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ लें कि जहाँ पे आपको 1 घंटा मेहनत करनी थी, अब आप 15 मिनट मेहनत करके तो अपनी कंटेंट को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ऐसा है ना? लेकिन चैट जीबीटी मुझे लगता है एक्सक्यूज़ है बस। अच्छा चैट जीबीटी में आप की जो डिम रिक्वायरमेंट है ना, आप चैट जीबीटी पे वो नहीं पूरी कर सकते। ओके। तो हमजा आपकी जो डेली रूटीन है वो क्या है? अपने लिए कोई टाइम निकालते हैं जो मी टाइम होता है कि जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, सेल्फ पॉन्डरिंग कर सकें, जिसमें आप सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकें, सेल्फ मेरा अकाउंटेबिलिटी कर जो सकें? डेली का 40 मिनट्स है वो योगा। ओके। ये सीखी है या वीडियोस देख नहीं के? नहीं, सीखी है। ओके। और उसके साथ साथ योगा तो मेरा चलता है 15 मिनट, और उसके बाद जर्नल योगा करते हैं? जनरल योगा पूरी ओके बॉडी का, ओके। और उसके बाद मेरा वर्कआउट। वर्कआउट कहाँ करते हैं? वर्कआउट मेरा क्रॉसफिट होता है। ओके। वो क्रॉसफिट के जो है ना क्या नाम है उसका,
शम्स रहमान, वो जी भी जी मैंने उनको पॉडकास्ट में बुलाया था, जी वी जी हैड अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन। जी अच्छा, जी। वहाँ पे आप करते हैं? नहीं, वहाँ पे नहीं करता मैं। ओके मैं यहाँ शहीनाबाद में जिम है। ओके। अच्छा, आई मीन के शहीनाबाद में जो जिम है वहाँ पे भी अब ये क्रॉसफिट स्टार्ट हो गया है, माइनर लेवल का। माइनर लेवल का? माइनर लेवल का, ओके। बेसिक लेवल का। जो शम्स हैं वो तो माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, हाँ हाँ। और उनका जितना भी सेटअप है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। ओके। बट जो यहाँ पे है नियर बाय माई हाउस इन शहीनाबाद, हम्म। दिस सेटअप इज़ ऑल्सो गुड। बट चूंकि मुझे अपने आप को टाइम देना होता है और वो मुझे दूर पड़ता है, ओके सेटलर टाउन, फ्रॉम शालीमार टाउन टू सेटलर टाउन, तो इसलिए मैं शहीनाबाद। ओके। तो आपका, एक तो आपने अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताया कि मैं एक मेंटल हेल्थ पर हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ, तो और क्या ग्रेटर गोल्स हैं लाइफ के? और ग्रेटर गोल्स मेरा पर्सनली जो था वो तो आप कह लें कि वेरी हार्ड टू अचीव, लेकिन मुझे लग रहा है अचीव अब नहीं हो कुछ पाएगा। कुछ भी नहीं होता हार्ड, क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा हार्ड अब। और आसान तो आपकी माइंड गेम है ना, मेरा आपकी सोच है। मेजर गोल था मोइन अख्तर साहब। अच्छा, तो आप बन सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? वो कहते हैं ना कि जो कोई भी बड़ा इंसान होता है वो जब बिगनर होता है तो वो आई मीन किसी न किसी को आइडियलाइज कर रहा होता है। तो आपने अगर उनको आइडियलाइज किया है तो आप उस आइडियलिज्म को अचीव करते हुए उनके लेवल पे पहुंच सकते हैं, इसमें कोई वो मेरा ऐसे मेजर ही। गोल मोइन अख्तर साहब हैं, हम्म। और इसके साथ साथ टीचिंग मेरा पैशन है, ओके तो इसको इन दोनों को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ मैं। ओके फाइन। जब आप टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको एज अ टीचर आई मीन उस रोल में देख रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी उस लीनियंसी को लेने की कोशिश करते आई हैं एम अ कि वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, स्ट्रिक्ट टीचर हैं आप? वेरी मच, एंड आई एम इन माई रियल लाइफ वेरी शाई पर्सन। ओके। मैं रियल लाइफ में बहुत शाय हूँ। कैमरे की जैसे ही ब्लू लाइट ऑन होती है ना, हम्म। तब मैं ओके हो जाता हूँ। लेकिन बिहाइंड द कैमरा आप अली और समी से भी पूछें तो मैं बहुत ज़्यादा शाय, इंट्रोवर्ट, बहुत चुप और रिजर्व। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी लाइफ में कोई एक आध ऐसा इंसान होता है कि जिसके साथ वो अपनी पर्सनल स्पेस भी शेयर करते हैं, जिनके साथ वो अपने दिल की बात भी कह पाते हैं? तो आपकी, शी इज़ माई मदर। ओके, आपकी मदर हैं जिनके साथ आप हर किस्म की, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली आप हर बात तो नहीं ना माँ से शेयर कर सकते। बिल्कुल। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो आप किसी ऐसे इंसान से शेयर करती हैं कि जहाँ पे कोई बैरियर ना हो। तो कोई है आपकी लाइफ में ऐसी बंदी, ऐसा बंदा कि जिसके साथ हाँ, आप? मेरा फ्रेंड है कामरान, ओके ही इज़ आल्सो फ्रॉम शहीनाबाद। ओके तो उसके साथ मेरी अगर कोई पर्सनल ज़्यादा बात हो तो मैं उसके साथ शेयर कर लेता हूँ। ओके। उसके बाद एक और दोस्त भी हैं जो आपके भी दोस्त हैं। मेरे तो भाई इतने दोस्त नहीं, जो हैं। मेरे आपके म्यूचुअल अच्छा हैं, अच्छा, समझ गए आप। यू आर टॉकिंग अबाउट फाहद फहद, हुसैन शाह। फहद हुसैन शाह। तो अमीर हमज़ा, लास्ट पे मैं चाहूँगा कि यार जो यूथ है उसमें एक बड़ी मायूसी है, नाउमीदी है, तो आप एक तो यूथ को पैगाम दें, और दूसरा अरफात टॉक्स जो हमारा पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट के हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप अरफात टॉक्स पॉडकास्ट में लोगों को क्या पैगाम देंगे? लेकिन ये पैगाम आपने जो पॉडकास्ट के हवाले से देना है वो आपने आई मीन जिस कैरेक्टर में देना है वो आपने चूज़ करना है। रिच मॉम वाला वो कर लें? सिंपल करेक्टर में मैं एक अच्छी इंस्पिरेशनल बात के साथ मैं उसको कवर कर लेता हूँ। चलें, एज यू विश। ठीक है, पहले अरफात टॉक्स के बारे में बात करें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, पहले पहले यूथ पे कैमरे में कर देख लें। के। हाँ, जैसे आपकी मर्ज़ी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमीर हमज़ा एंड आई एम हियर टुडे एट अरफात टॉक्स। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा स्मॉलर सा सिटी है गुजरांवाला, और गुजरांवाला के अंदर बहुत ऐसे कम लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप ले रहे हैं दैट इज़ इनोवेटिव, और मार्केट गैप को कवर कर रहे हैं आफ्टर गोइंग थ्रू द गैप एनालिसिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरफात टॉक इज़ वन ऑफ देम। तो आप लोग डेफिनेटली इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी शेयर करें, और हर आने वाली वीडियो को प्रेस करें। थैंक यू। ओके, और आप जनरली यूथ को भी कोई पैगाम दे दें कि ठीक है। यूथ के अंदर जो मायूसी है, नाउमीदी है, उस पे
आई मीन कि वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो एक ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं और कैसे इस मायूसी से निकल सकते हैं। विद द रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस आप सबको पता है कि हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई कह रहा है मैंने बाहर जाना है, किसी के पास बाहर जाने के पैसे नहीं हैं, किसी के पास पाकिस्तान में रहने के पैसे नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमें पुरुमीद रहना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला ने अगर आपको पैदा किया है तो उसने आपकी स्क्रिप्ट भी डिज़ाइन की हुई है। आप जब खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो वो मिसमैच होती है अल्लाह की स्क्रिप्ट से। तो जब हम अपनी चीज़ों को अल्लाह की स्क्रिप्ट के ऊपर छोड़ते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ज़िंदगी मुश्किल सही, आसान सही गुजारनी तो है, लेकिन खुश होके। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। अमीर हमज़ा, मेरा बातें करने को बहुत दिल कर रहा है और मैं ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आएँ और हम किसी नए मौजू को, जो आपने एक दो सोसाइटी के डार्क साइड्स डिस्कस किए हैं, जी, हम इस जी। पे बाकायदा एक पॉडकास्ट करें। इंशाल्लाह। और मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका यहाँ पर आना। आई एम ग्रेटफुल। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें और जो भी आपका विजन है, स्पेशली जो आपने मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल की तमीर के हवाले से बात की है, इसमें मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक यू वेरी मच। और आप हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, आप कमेंट्स में बताएं कि हमें नेक्स्ट पॉडकास्ट में किस गेस्ट को इनवाइट करना है। आप सब जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।